नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सोनल। और देश की राजनीति में परिवारवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 5,204 सांसद और विधायकों में से 1,107 यानी कि लगभग 21% नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 270 सांसद विधायकों में से 57 जनप्रतिनिधि वंशवादी राजनीति का चेहरा है। इनमें 41 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 विधायकों में से 48 विधायक ऐसे हैं जिनके परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय रहे। इनमें भाजपा के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक। सांसदों की बात करें तो 9 ऐसे सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। एडीआर की ये रिपोर्ट बताती है कि वंशवाद केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों की राजनीति में भी गहराई तक जड़ें जमा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, वंशवाद की बात समय समय पर राजनीति में आती रहती है। बीजेपी इस मुद्दे पर ज्यादा घेरने की कोशिश करती है कांग्रेस को, लेकिन अब एडीआर से जो आंकड़े निकल कर आए वो तो चौंका रहे हैं और लगता है कि इस विषय पर किसी को भी कुछ बोलने का नैतिक अधिकार दरअसल है नहीं। बिल्कुल सोनल, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही ये दृश्य है। परिवारवाद पर अगर आप देखेंगे, अगर पूरी नेशनल वाइड रिपोर्ट को एडीआर की, तो बहुत स्पष्ट रूप से तस्वीर बता रही है कि सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, पर हकीकत यही है कि कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हो, संरक्षण नहीं दे रही हो। मध्य प्रदेश इसका खासा उदाहरण है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम उन 57 मतलब जो 21.7% जो परिवारवाद के चेहरे हैं उनको अगर हम बांटेंगे, तो अगर आप देखेंगे विधायक और सांसदों को मिलाकर, तो वो तुलना में भारतीय जनता पार्टी का नंबर बड़ा हो जाएगा। हालांकि विधायकों की संख्या में कांग्रेस आगे है, लेकिन जब दोनों जोड़ेंगे तो बीजेपी का नंबर बड़ा हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है इसके इतर भी, वो ये है कि अगर आप और देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बांटे गए थे चुनाव में, वो आंकड़ा तो आपको चौंका देगा। जीतने वाले 21% हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो वो संख्या 32% हो जाती है। जो और महत्वपूर्ण है कि किस तरह की राजनीति, किस तरह परिवारवाद के आरोप, कभी राहुल गांधी को इस आरोप में घिरा जाता था, लेकिन ना तो बीजेपी इससे दूर है ना कांग्रेस। और मध्य प्रदेश इसकी साक्षात तस्वीर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स बता रहे हैं कि परिवारवाद का विरोध करने का बीजेपी को भी कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से ये बांटे गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट बार बार अगर हम देखें, इतने सालों से राजनीति हो रही है और हम हमेशा डोमेस्टिक रिफॉर्म की, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बार बार ये बात होती है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स को, राजनीति को, और खास तौर पे सांसद विधायक जैसे चेहरों को परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इस रिपोर्ट ने तो इसको बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि बाकायदा वो चेहरे भी मेंशन किए गए हैं जो परिवारवाद के अंतर्गत लिए गए हैं, और उससे बहुत तस्वीर स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस सब एक बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरह से हटाया गया पदों से, पहले पद दिए फिर हटाया गया, ये हवाला दिया गया। मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की या कहें कि उन्होंने कदम उठाया, चूंकि जब वो अध्यक्ष बने थे तभी उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को आगे नहीं, लेकिन ये तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे हटाएंगे फिर इसको? देखिए सोनल, बहुत अंतर है। जिनको हटाया गया वो कौन है? कोई संपतिया उइके का बेटा है, कोई गोपाल भार्गव का बेटा है, कोई वर्तमान विधायक का बेटा है, कोई वर्तमान मंत्री का बेटा है। सवाल ये है कि जिनके पास वर्तमान में ही पद है उनके बच्चों को हटाया गया है। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट को अगर हम देखें या हम परिवारवाद की बात करें, तो जिनके परिवार में पहले कोई सांसद था, वर्तमान में नहीं है, तो अब पद मिल गया। यानी परिवारवाद तो जारी है, लेकिन परिवारवाद एक्सपोज ना हो, उसकी एक्सरसाइज अलग है। ये जो एक्सरसाइज है उसको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, चाहे वो गिरीश गौतम के बेटे की बात करें या संपतिया उइके के बेटे की बात करें, वो वर्तमान में भी पद पे हैं, उससे हल्ला ज्यादा मचता। तो ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कांग्रेस का कोई रिएक्शन एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, फिर वही बात हो जाती है, चोर चोर मौसेरे भाई।
कांग्रेस के पास भी इस मामले में मुंह दिखाने की स्थिति है नहीं, क्योंकि अगर अब परसेंट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें एमएलएज में, तो उस परसेंट में कांग्रेस का प्रतिशत तो बहुत ही ज्यादा है। जी। टोटल विनिंग कैंडिडेट्स में जो नंबर है, उस हिसाब से कांग्रेस किसी भी हालत में इस मामले में भाजपा को घेर ही नहीं सकती। मतलब उसके पास में वो चेहरे ही नहीं है कि वो सामना कर सके बीजेपी का, क्योंकि उसकी भी स्थिति वैसी है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। हाँ, बस बेहतर बात यह है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर हल्ला नहीं मचाती, पर बीजेपी हल्ला मचाती है। पर कांग्रेस ये कर दे कि इस मामले में अटैक करे बीजेपी पे, तो ये संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि खुद उनकी स्थिति भी वैसी ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल परिवारवाद को लेकर एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसके आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों तक ये जो परिवारवाद के भाषणों में बार बार जिक्र होता है वो चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता हैं, लगभग 21% ऐसे नेता हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक ही रही है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल सक्रियता से नक्सलियों की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने लांजी क्षेत्र में एक आदिवासी युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और लाल स्याही से लिखे 2 पर्चे छोड़े। इसमें लिखा है कि पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी गई है। तो एक तरफ तो कभी ऑडियो जारी करते हैं, कभी लेटर लिखते हैं, शांति वार्ता की बात कहते हैं, अपील करते हैं, और दूसरी तरफ कल जिस तरह से ऑडियो सामने आया नक्सलियों का कि वो शांति चाहते हैं, हथियार डालना चाहते हैं, कल भी इसी तरह 2 लोगों की हत्या हुई थी, जगह कोई और थी हालांकि, लेकिन अब ये बालाघाट की जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी लगभग यही बात है कि एक तरफ तो आप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुखबिरी के शक में आप मासूम आदिवासियों की जान ले रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ राहुल टेमरे जुड़ गए हैं इस खबर पर। राहुल, क्या कुछ जानकारी विस्तार के साथ इस खबर पर आपके पास? 22 के जो प्रारंभिक दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि नक्सलियों की जो गतिविधियां थी वो मानो थम सी गई थी, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि जितनी भी नक्सली मुठभेड़ होती थी उसमें सिर्फ जवानों को सफलता मिलती थी, जो काबिले तारीफ भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 14 सितंबर से नक्सलियों की गतिविधियां बालाघाट जिले के प्रभावित इलाकों में बढ़ गई है। पहली घटना 14 सितंबर को ग्राम झाको से सामने आई थी, जहां पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर बांध करके सरकार की नीतियों के साथ साथ पुलिस विभाग के द्वारा जो विशेष दस्ता अभियान चलाया जा रहा है उसका घोर विरोध किया था। इस अभियान को नक्सलियों ने मुखबिर भर्ती का नाम देकर के इसका विरोध जताया था और ग्रामीणों से अपील की थी कि इस पूरे अभियान का विरोध किया जाए। दूसरी घटना 16 सितंबर के शाम को आती, जानकारी ये निकल के आती है कि ग्राम पौसेरा का एक युवक है देवेंद्र यादव, जो जंगल क्षेत्र में दहियान में पशुपालन करता था, दूध दही निकाल करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसका नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में अपहरण कर लिया। जब ये जानकारी पुलिस विभाग के संज्ञान में आई तो पुलिस ने अलर्ट मोड पर आई और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी। लेकिन अगले दिन यानी 17 सितंबर तक उसके शव का किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस ने अपने तरफ से भरकस कोशिश की। आईजी संजय सिंह से हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि करीब 30 पार्टियां जंगल क्षेत्र में सर्चिंग के लिए उतारी गई थी, जिसमें 800 जवानों को उन्होंने शामिल किया करना बताया था। लेकिन आज 17 सितंबर को ये जानकारी निकल के आई कि नक्सलियों ने उस युवक की हत्या कर दी है, जिसका शव भी बरामद कर लिया। आज 18 सितंबर आज नई घटना सामने आई कि परसवाड़ा क्षेत्र जो कि काफी पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में गिना जाता था, पिछले कई वर्षों से देखा जाता है इस इलाके में नक्सली गतिविधियां बिल्कुल थम सी गई थी। लेकिन यहाँ पे नक्सलियों का मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पर नक्सलियों ने चीनी से कुकड़ा मार्ग पर नक्सली बैनर लगाए, जहां पर नक्सलियों ने विशेष जो पुलिस के द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, विशेष दस्ता भर्ती अभियान, उसका विरोध जताया। उसमें साथ में ये भी टिप्स लास्ट में जानकारी उल्लेख की कि जिस देवेंद्र यादव का उन्होंने अपहरण किया था, उसकी हत्या कर दिया, वो आगे
कभी पुलिस मतलब नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति कहीं न कहीं स्पष्ट होती है कि जो नक्सली है अब वो कहीं न कहीं अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहे। एक तरफ छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो नक्सली शांति वार्ता की बात करें, दूसरी तरफ बालाघाट के नक्सली जो है बड़ी-बड़ी घटनाओं को अपना अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक को अपहरण करके उसकी हत्या की जाती है। तो ये कहीं न कहीं नक्सलियों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है जिसको लेकर के पुलिस अब एक्शन मोड पे नज़र आ रही है। जी। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब आपसे एक्शन मोड पे पुलिस तो आ ही गई है, लेकिन वहाँ लगातार रहकर आप जो समझ पा रहे हैं गतिविधियाँ समय समय पर जिस तरह से सामने आ रही हैं राहुल, ऐसे में आपको क्या लगता है कि नक्सली कहते कुछ और हैं कर कुछ और रहे हैं, अभी भी वो मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते, अभी भी वो क्या एक अच्छी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, और ये जो लेटर और ये बार बार अपील कर रहे हैं ये सिर्फ जो डिस्टर्ब करना या कहें कि ध्यान हटाने की कोशिश है? जी, देखिए बिल्कुल बालाघाट पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा इस ओर सराहनीय कदम किए जा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जितने योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तो लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, इसको और विशेष ध्यान देते हुए बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा जन समस्या शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां पर पुलिस विभाग की टीम भी पहुंचती है और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचते हैं। गांव के जिस भी ग्रामीण को जो भी समस्या होती है उसका तत्काल निराकरण किया जाता है, उनको आश्वस्त किया जाता है कि आपको इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी वहां पे पहुंचे, वे निरंतर ग्रामीणों को समझाइश देते हैं कि नक्सलियों के बहकावे में न उन्हें किसी प्रकार का सहयोग न करें। साथ ही नक्सलियों से भी अपील की जाती है कि वे मुख्य धारा में लौट आए, अन्यथा मुठभेड़ में आप लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसका किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है नक्सलियों पे देखने को नहीं मिला। बालाघाट में कुछ बड़े नक्सली कैडर जो यहाँ पर शामिल है वो लगातार अपनी गतिविधियां बनाए हुई है। मैं अगर आंकड़ों पर लेकर के चलूं तो 2016 से मैंने अपने आंकड़े संभाल करके रखे हुए हैं। देखा जाए तो 2016 से 2025 तक नक्सलियों ने इस हिंसा के नाम पर पुलिस मुखबिरी के शक में लगभग 10 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। लेकिन देखने को यह मिलता है कि जब भी ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है, पुलिस उन्हें अपना मुखबिर मानने से साफ इंकार कर दी जाती है। इसमें कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो हिंसा है, इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण भुने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वाकई में आज से नहीं दशकों से ये दंश झेल रहे हैं ग्रामीण मासूम आदिवासी, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, या तो वो ज़बरदस्ती शिकार बनते हैं नक्सलियों की के जिस तरह से बेदर्दी से वो हत्या करते हैं उनका निशाना बनते हैं, और कभी पुलिस की गोलियों का निशाना भी बन जाते हैं। सवाल ये है कि ये कब ख़त्म होगा जड़ से? क्या जो टारगेट है 31 मार्च 2026 का, वाकई नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा देश से? ये सवाल अब भी है। अगली खबर का रुख करते हुए, किस्मत बदलने वाली धरती पन्ना की है, सब जानते हैं क्योंकि वहाँ से हीरा निकलता है। एक बार फिर यहाँ पर चमत्कार देखने को मिला। बड़गड़ी की एक और महिला है रचना हलधर, रातों रात लखपति बन गई। उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 8 बहुमूल्य हीरे मिले हैं। उन्हें एक सप्ताह में 8 बेशकीमती हीरे मिले। रचना ने हीरा कार्यालय से पट्टा लेकर खदान शुरू की थी। जब उन्होंने ये 8 हीरे खोजे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रचना ने इन हीरों को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है, और इन 8 हीरों का कुल वजन बताया जा रहा है 3 कैरेट 10 सेंट, और ये सभी जेम्स क्वालिटी के बताए जा रहे हैं। मेरे खेत में ही लगा हुआ है। हाँ, तो ककरू है, ककरू में मिला, छोटे छोटे बिल्कुल। तो जमा कर दिए, क्या करे, घर में कोई नहीं है तो कोई लेगा तो उसी में जमा कर दिए। खदान क्षेत्र बड़गड़ी, जिसमें हजारा मुट्ठा है खदान क्षेत्र का नाम, वहाँ से रचना गोलदार करके एक महिला है जिन्होंने 8 पीस जमा किए हैं। उन्होंने बताया कि उनको एक हफ्ते में 8 पीस प्राप्त हुए थे, जिन्होंने कल कार्यालय में आकर जमा किया है, जिसमें 6 पीस उज्ज्वल हैं और 2 पीस ऑफ कलर के हैं। एक मोटा मोटी बाजार मूल्य कितना होगा? मूल्यांकन पश्चात ही अवगत कराया जाएगा कि उसका कितनी कीमत है। तो पन्ना में इसी तरह लोगों की जो किस्मत है वो रातों रात बदल जाती है, और हर कोई चाहता है कि जिसने खदान ली है तो उसमें बेशकीमती हीरे निकले, और जिस तरह से 8 बहुमूल्य हीरे निकले हैं तो जाहिर तौर पर पन्ना की जो ये महिला है उसकी तो भाग्य खुल गए। हमारे सहयोगी कादिर खान इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। कादिर, वाकई में हीरे उगलती है पन्ना की धरती, और अभी पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आई हैं उसमें तो लगातार, कल भी एक महिला का नाम आया था कि जिनको हीरे मिले थे, और आज जिस तरह से ये जानकारी मिली कि एक साथ 8 हीरे उन्होंने मिले हैं, जमा किए हैं, और पिछले हफ्ते भर की खुदाई के दौरान। कादिर, पन्ना की एक ऐसी धरती है जहाँ रंग से कब किसको राजा बनोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। कुछ ही दिन पहले दरअसल क्या होता है कि
बारिश के दिनों पर जो लोग अपनी मिट्टी करके इकट्ठी रखे रहते तो बारिश के दिनों में जुलाई होती है। इसका रीजन यही है कि जो लगातार आए दिन जो हीरे निकलने की जो खबरें आ रही सामने वो यही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है जो रचना हल्दा में एक हद से 8 हीरे मिले हैं, वो किसानी का काम करती थी उसी जमीन पर। पहले कहीं ना कहीं गेहूं और चावल लगाया करती थी। उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप अपने एक छोटे से एरिया में आप निकाल कर इसको मिट्टी को धोना स्टार्ट करें। और उनने सीधे तरीके से जिला कार्यालय पहुंची, हीरा कार्यालय, वहां पर उन्होंने पट्टा बनवाया। निजी भूमि में अपने पट्टा बनवाने की एक अलग प्रोसेस होती है, एक एफिडेविट देना होता है। उन्होंने एफिडेविट दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पट्टा बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अभी जब उन्होंने जब बारिश हुई, बारिश के बाद उनकी जो खदान थी वहां पानी आया, जब उसने उसे धोया उस मिट्टी को और साथ में कंकड़ को, तो छोटे छोटे 8 हीरे मिले जिनकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 10 से 12 लाख रुपए है। उनका यही कहना है कि ये हीरे जमा कर दिए हैं, ताकि उनके पास और भी मिट्टी के कण अभी रखे हैं और हो सकता 2-4 दिन में और खुशखबरी भी आए, या किस्मत का खेल है, कहीं ना कहीं उन्हें और भी हीरे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात किस्मत की है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कादिर ऐसा भी होता है कि कितनी गहराई के बाद, मतलब ये क्वेश्चन मेरा उन आम लोगों के लिए जो है जानना चाहते हैं दिलचस्पी के साथ कि भाई जब जिस तरह से खुदाई वहाँ पर होती है एक क्षेत्र विशेष लेकर, उसके बाद उस खदान को लेकर, तो कितने नीचे और भी उसे खोदा जा सकता है, और भी जो है आगे संभावनाएं बनी रहती हैं, मतलब उसका उपयोग किस तरह से होता है और कितनी बार किया जा सकता है, ये भी आपसे समझना है। पटना में दरअसल 2 प्रकार की खदानें हैं, एक उथली खदान और एक गहरी खदान। गहरी खदान में जो एरिया होता है लगभग 20 फीट तक नीचे जाती है। 20 फीट के बाद का पत्थर निकाला जाता है, उस पत्थर को क्रश करके पत्थर के बीच से हीरा ढूंढे जाते हैं। इस तरह से गेहूं को धोया जाता है, फिर उसके बाद उसे बीना जाता है, वो प्रक्रिया होती है। एक होती है उथली खदान। उथली खदान में मात्र 4 फीट 8 बाई 8 का गड्ढा मात्र 250 रुपए में सरकार के द्वारा दिया जाता है। 8 बाई 8 के गड्ढे में जो मिट्टी निकाली जाती है, उस मिट्टी को निकालकर धोया जाता है। धोने के बाद उसे फैलाया जाता है, जब उसमें हल्की सी धूप लगती है, फिर उसके बाद उसे देखा जाता है, तो जो उसमें कण एक साथ में हीरा होता है, हीरे की पहचान एक अलग ही हो जाती है। फिर उसे निकालकर हीरा लोगों को मिलते हैं। जी बिल्कुल, और खासी मेहनत की ये पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। भाग्य के साथ कहते हैं कि कर्म भी बहुत ज़रूरी है, और पन्ना में यदि आपने ये खदान ली है तो ये आपको इतनी मेहनत तो कम से कम करनी ही पड़ेगी। बाकी आपकी किस्मत है कि आपको किस क्वालिटी का हीरा मिलता है और कितने मिलते हैं। फिलहाल कादिर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उज्जैन के कई इलाकों में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में सवाल उठाया गया कि आखिर रावण का दहन क्यों किया जाए, क्यों न इस परंपरा को बंद कर दिया जाए। महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन का विरोध करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। महेश पुजारी ने कहा कि इतिहास या रामायण में कहीं भी रावण दहन का उल्लेख नहीं। ये परंपरा अब मनोरंजन और राजनीति का साधन बन चुकी है। तो उज्जैन में हो रहा है रावण दहन का विरोध। युवा ब्राह्मण समाज ने पोस्टर लगाए हैं और महाकाल सेना ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है इस विषय में। उन्होंने कहा कि अब देखना ये होगा कि क्या ये जो परंपरा है रावण दहन की वो ख़त्म होगी। उज्जैन से शुरुआत हुई है भाई, मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, और यदि आवाज़ अब उठी है तो इस बारे में लोग क्या सोचने लगे हैं कि क्या उस परंपरा के नाम पर अब सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गया है। और वैसे देखा जाए तो सच भी है कि असल रावण तो आपके अंदर होता है। क्या आप उसका दहन करते हैं, क्या आप उसको मारते हैं? आप सिर्फ एक पुतला जलाते हैं, आप बारूद और प्रदूषण फैलाते हैं हवा में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो उसको अपना ले, जो उसका मैसेज है, जो उसका संदेश है, तब तो बिना दहन के भी रावण का दहन हो सकता है। यानी बिना आग लगाए, बिना पटाखे चलाए, बिना एक पुतले का दहन किए आप रावण का दहन कर सकते हैं। वो आपको अपने विचारों में करना होगा, आपके अंदर जो रावण है उसे करना होगा। एक मैसेज हो सकता है, लेकिन जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसे लेकर ज़ाहिर तौर पे बहुत आसानी से लोग, या कहें जो सनातन परंपरा पर चलते हैं, उसे मानते हैं, वो इतनी आसानी से राज़ी नहीं होंगे। और हर व्यक्ति के अपने तर्क हैं। ये युवा ब्राह्मण समाज ने पोस्टर लगाए हैं और वो चाहते हैं कि इस परंपरा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। महाकाल सेना ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितना असर होता है इस रावण दहन की परंपरा पर। दशहरा चूँकि बहुत नज़दीक है। दहन जो किया जाता है
वह अनुचित है। देश में इसको राजनीतिक तौर पर या मनोरंजन तौर पर किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण इसलिए भी है कि रावण को एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बताया गया है। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे उसने पाप क्या किए। पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी भी डोलती थी उसके विद्वता से, उसके बल से, उसके कई ग्रंथ लिखने से और शिव भक्ति से। जब पृथ्वी भी डोलती थी तो उस आदमी का ऐसा कौन सा अत्याचार है। और इस बीच भोपाल से खबर, सीएम मोहन पीएम मोदी के जीवन पर बनी फिल्म देखेंगे। कमलापति रेलवे स्टेशन स्थित सिनेप्लेक्स में देखेंगे फिल्म। शाम 7 बजे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखेंगे फिल्म। सेवा पखवाड़े के तहत फिल्म का किया जा रहा है प्रदर्शन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में इसका प्रदर्शन हो रहा है। तो सीएम मोहन पीएम मोदी के जीवन पर बनी ये फिल्म देखेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन स्थित सिनेप्लेक्स में। 7 बजे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये फिल्म देखेंगे वहां। सेवा पखवाड़े के तहत फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। प्रदेश भर में इस तरह का प्रदर्शन फिल्म का होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है यह फिल्म, जिसे आज शाम 7 बजे, अब से कुछ देर के बाद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।